हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आईएसएस को कवर कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जो आईएसए कवर करेंगे वो है आईएसए 330, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसएस रिस्क। लास्ट वीडियो में जो हमने आईएसए देखा था वो था आईएसए 402। वो किससे रिलेटेड था? जब हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी सर्विस लेते हैं तो उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमने उसके बारे में जाना। एंड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जाना। इसके अलावा हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में क्या देखा था? आईएसए 250 कि अगर कोई भी हमारा लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, कोई भी मैनेजमेंट जो भी क्लाइंट कंपनी है, तो उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको जाना। और उसके अलावा हमने जॉइंट ऑडिट के बारे में जाना था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो है वो आईएसए 330, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क। मींस अगर एक ऑडिटर को कहीं रिस्क दिखता है तो उस केस में ऑडिटर उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है वर्चर एसोसिएट्स, जो एक ऑडिट फर्म है आई थिंक। इसका पार्ट सी क्या कहता है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एग्जिबिट 5, इवेल्युएट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर्ड बाय वर्चर एसोसिएट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑडिट ऑफ लिनक्स को and discuss any implication for the group audit, and we have to discuss it in 5 marks. Okay, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें कि हमें एग्जिबिट 5 से क्या देखना है कि ऑडिट जो वल्चर को ने मतलब कि वल्चर एसोसिएट है जो मींस ऑडिट क्लाइंट है, उसके बारे में हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या प्रिपेयर की जाएगी वल्चर एसोसिएट के द्वारा, किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑडिट ऑफ लिनक्स को। जो उसने लिनक्स को, जो हमारी क्लाइंट फर्म है, उसके लिए जो ऑडिट प्लान की है, उसके लिए क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए वल्चर एसोसिएट को। एंड डिस्कस एनी इम्प्लीकेशन फॉर द ग्रुप ऑडिट, एंड अगर कोई इसका इम्पैक्ट आ रहा है ग्रुप ऑडिट पे तो उसके बारे में भी हमें बताना है। हम सबसे पहले एग्जिबिट 5 पे देखते हैं क्या है। एग्जिबिट 5, extract from the audit strategy prepared by the Vulture Associate in respect of the audit of Linux Co. The point below is an extract from the audit strategy. Other sections of the audit strategy, including the audit risk assessment, have been reviewed by the group audit team and are considered to be satisfactory. Okay, अभी तक हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब हम कंट्रोल इफेक्टिवनेस पढ़ते हैं। कंट्रोल इफेक्टिवनेस, we will place reliance on internal control, which will reduce the amount of substantive testing which needs to be performed. This is justified on the ground that in the previous year audit, controls were tested and found to be highly effective. We do not plan to retest the controls, as according to management, there have been no changes in system or the control environment during the year. Okay. बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो ऑडिट फर्म है वो क्या कर रही है, इंटरनल कंट्रोल्स जो कंपनी ने पहले ही टेस्ट किए थे उनके ऊपर रिलायंस प्लेस कर रही है। क्या कह रही है? वी मतलब ऑडिट फर्म क्या कह रही है? वी विल प्लेस रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल विच विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सस्टेंटिव टेस्टिंग विच नीड्स टू बी परफॉर्म। क्यों? वो क्या कह रहे हैं कि हमें अब सस्टेंटिव टेस्टिंग को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ही अपना क्या रिलायंस प्लेस कर रहे हैं। दिस इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इन द प्रीवियस ईयर ऑडिट कंट्रोल्स वर टेस्टेड एंड फाउंड टू बी हाईली इफेक्टिव। ये उन्होंने क्या कह के जस्टिफाई किया इस बात को कि जो प्रीवियस ईयर की ऑडिट की गई थी उसमें कंट्रोल जो टेस्ट किए गए थे वो हाईली इफेक्टिव थे। वी डू नॉट प्लान टू रीटेस्ट द कंट्रोल। क्या कह रहे हैं? हमें कंट्रोल को रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एज अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट देयर हैव बीन नो चेंजेस इन सिस्टम और द कंट्रोल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे सिस्टम में जो भी हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अब ये तो रही बात कि क्लाइंट ने क्या किया या फिर ऑडिटर ने क्या किया, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या देखना है कि आईएससी क्या कहता है इसके बारे में। आइए हम जानते हैं कि क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए थी वल्चर एसोसिएट को लिनक्स को की ऑडिट के टाइम पे। इट अपियर दैट आईएससी रिक्वायरमेंट दैट हैज नॉट बीन फॉलोड। मैंने अभी जैसा कि कहा कि आईएससी की रिक्वायरमेंट, आईएससी कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम प्रीवियस ईयर कंट्रोल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना रिलायंस प्लेस कर सकते हैं। आईएससी हमेशा क्या कहेगा कि हमें कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को चेक करते रहना चाहिए। इन्होंने भी यही बात कही। It appeared that ISC requirements has not been followed, meaning that the quality of the
audit plan by Vulture Associates is in doubt. Okay, so in relation to reliance on internal control, जो ये इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलायंस प्लेस कर रहे हैं, इसके बारे में ISA 330 क्या कहता है? ISA 330 states that the auditor response, sorry, नेम क्या है हमारे ISA का? The auditor response to assess risk contains the requirement in relation to relying on work performed during the previous year audit on the internal controls. Okay, so ये क्या कह रहा है? ISA 30 में जो जिसका नाम थी ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क है, इसमें जो है अगर हम रिलायंस प्लेस कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर प्रीवियस ईयर ऑडिट्स में, तो इसके बारे में बताया गया है हमारे ISA 330 में। सो अब देखते हैं ISA 330 कहता क्या है। ISA मेन हमारा जो है वो यहीं से शुरू होता है। ISA 330 स्टेट दैट इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज If the auditor plans to choose the audit evidence from the previous audit about the operating effectiveness of the specific controls, the auditor shall establish the continuous reliance of that evidence by obtaining the audit evidence about whether the significant changes in those controls have been occurred subsequent to the previous audit. Do you understand what he's saying? It is saying that हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रीवियस ईयर के जो कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, इसके साथ साथ ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एक ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना चाहिए करंट ईयर में भी, जिससे हमें ये पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया इंटरनल कंट्रोल में। मीन्स कि हम रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर क्या करना चाहिए, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। किसके रिगार्डिंग, कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज जो आए इंटरनल कंट्रोल में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या कहती हूँ कि इसके लिए वो क्या कर सकता है, मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग द ईयर उसको ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना चाहिए। अब वो कैसे ऑब्टेन कर सकता है इस चीज को, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन दिस एविडेंस कैसे कर सकता है, बाय परफॉर्मिंग द इंक्वायरी कर सकता है, कंबाइंड विद, इसके साथ साथ क्या कर सकता है, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है, टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो स्पेसिफिक कंट्रोल एंड इफ देयर हैज बीन चेंजेस व्हिच अफेक्ट द कंटिन्यूअस रिलायंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट, द ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल इन द करंट ईयर। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि वो कंट्रोल प्लेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑडिटर को सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट कर सकता है, वो या तो इंक्वायरी परफॉर्म कर सकता है, या फिर इसके साथ वो क्या कर सकता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कर सकता है, ये जानने के लिए कि कोई चेंज तो नहीं आया है। अगर हमें उनसे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करके ये पता चलता है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअस रिलायंस प्लेस नहीं कर सकते इंटरनल कंट्रोल पे जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने पड़ेगे करंट ईयर में। लेकिन अगर ऑडिटर को अपनी एविडेंस से ये पता चलता है कि कोई चेंज नहीं आया है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम 3 साल में एक बार को ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल्स को देखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि अगर मान लो मैं कहती हूँ 3 साल में एक बार कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है जब मैं थर्ड ईयर पे जाऊं तो उस ईयर में मेरे पास बहुत ज्यादा काम आ जाए, ऑडिटर के पास बहुत ज्यादा काम आ जाए कि उसको 3 साल की इंटरनल कंट्रोल्स को जो चेक करना है। तो इसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है और तीनों साल थोड़े थोड़े इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर चेक कर सकता है। तो इसमें भी यही बात कही गई है, इफ देयर इज हैज नॉट बीन एनी चेंज, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर क्लाइंट ऑडिट्स में इंटरनल कंट्रोल्स में, देन द ऑडिटर शेल टेस्ट द कंट्रोल एटलीस्ट वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट, हर थर्ड ऑडिट में एक बार उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल को टेस्ट कर लेना चाहिए। एंड शेल टेस्ट सम कंट्रोल ईच ऑडिट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल द कंट्रोल ऑन विच द ऑडिटर इंटेंड टू रिलाई ऑन अ सिंगल ऑडिट पीरियड विद नो टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल इन द सब्सिक्वेंट 2 ऑडिट पीरियड्स। इन्होंने सिंपली क्या कह रहा है कि अगर वो 3 साल के बाद एक बार ऑडिट को परफॉर्म करेगा, एक बार इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा, तो उसके पास ज्यादा बर्डन आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, इन सबको अवॉइड करने के लिए जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो हर एक पीरियड में क्या कर सकता है, वो थोड़े थोड़े परफॉर्म कर सकता है, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल द कंट्रोल ऑन अ सिंगल ईयर ऑडिट। सिंगल ईयर ऑडिट में परफॉर्म करने की बजाय वो क्या कर सकता है, 3 साल में डिवाइड करके परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब हमने अभी तक बताया कि ISA 330 हमारा क्या कह रहा था। अब क्वेश्चन से इसको रिलेट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये रिलायंस प्लेस कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, क्योंकि इसको क्या मैनेजमेंट ने क्या कहा कि हमारे जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो हाईली इफेक्टिव है। तो इसके रिगार्डिंग मैं क्या कह सकती हूँ, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या कह रही है कि मतलब जो मैंने ऑडिट की है प्रीवियस ईयर में, जो मेरे इंटरनल कंट्रोल्स है वो एफिशिएंट है।
मेरे को अगर लग रहा है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, वही ये वाला स्टेप अपना सकता है वो, कि अगर कोई चेंज नहीं चेंजेस है तो वो 3 साल में एक कर सकता है, 3 साल में एक बार कर सकता है उसको परफॉर्म। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ISA 330, Vulture Associate need to do more than simply accept management assertion that there have been no changes to control। उसको वल्चर एसोसिएट को इस केस में क्या करनी चाहिए थी, मैनेजमेंट की बात को सिर्फ मानना नहीं चाहिए था, उसको कुछ असर्शंस को परफॉर्म करना चाहिए चाहिए था, जिससे ये पता चल पाए कि एक्चुअल में कोई कंट्रोल्स में चेंज नहीं हुआ है करंट ईयर में। देयर नीड्स टू बी सम ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ कंट्रोल टू कंफर्म दैट देयर हैज बीन changes, and this work and appropriate conclusion needs to be documented in the audit working paper। और इसको डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही ISA से रिलेट कर रहे हैं हम इसको बस। अब इन एडिशन, अगर हमें इन एडिशन वही बात बताएगा ये कि अगर उसको चेक करके पता चलता है, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के थ्रू पता चलता है कि कोई चेंज नहीं आया है, तो वो 3 साल में एक बार कर सकता है, जिससे उसको इफेक्टिवनेस बढ़ती रहेगी कंट्रोल्स की। तो ये यही कह रहे हैं। In addition, there should be some testing of control each year. So Vulture Associate should plans to perform some test of control each year so that over a 3-year cycle, a control were tested to confirm that control are still operating effectively and therefore can continue to be relied upon। वही मैंने जैसा कि अभी बताया कि वो 3 साल में एक, मतलब 3 साल में ही कर सकता है उसको, अगर उसको लग रहा है कि कोई चेंजेस नहीं आया है, ताकि उससे पता चलता रहे कि जो इंटरनल कंट्रोल जो है वो हमारे एफिशिएंट है। एंड द ग्रुप ऑडिट टीम शुड डिस्कस दिस इशू विद वल्चर एसोसिएट टू इंश्योर दैट द एडिक्वेट कंट्रोल्स टेस्ट इज परफॉर्म। अब हमें ये क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमसे पूछा क्या गया था, हाँ, हमसे पूछा गया था कि डिस्कस एनी इम्प्लीकेशन फॉर द ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या इम्प्लीकेशन आएगी, ग्रुप ऑडिट को क्या करना चाहिए, ग्रुप ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उनको ये इशू डिस्कस करना चाहिए वल्सर एसोसिएट के साथ टू एंश्योर दैट द एडिक्वेट कंट्रोल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड। एंड इफ फॉर सम रीजन वल्चर एसोसिएट डज नॉट अमेंड इट्स ऑडिट स्ट्रेटजी, मीन्स कि अगर इतना सब कहने के बावजूद भी, उनको ISA की रिक्वायरमेंट समझाने के बावजूद भी वल्चर एसोसिएट जो हमारी ऑडिट फर्म है, अगर वो नहीं मान रही है, does not amend its audit strategy, then the group audit team may decide to perform the additional testing given that Linux Co is material to the group। क्या कह रहा है कि अगर इन सब के बाद भी हमारी जो वल्चर एसोसिएट है वो नहीं मान रही है, तो उस केस में ग्रुप ऑडिट टीम को क्या करना चाहिए, एडिशनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि जो लिनक्स क्यू है वो हमारा मटेरियल है ग्रुप के लिए। मीन्स वो हमें क्वेश्चन भी दिया होगा, तो क्वेश्चन में कहा होगा कि वो ग्रुप जो है वो मटेरियल है। तो इससे हमने क्या जाना कि किसी भी, मीन्स कि अगर हम इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अपना रिलायंस प्लेस कर रहे हैं, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मेयरली अगर मैनेजमेंट कह देती है कि हम असर्शन विदाउट असर्शंस को परफॉर्म किए हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑडिट टीम को, ऑडिट टीम को अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, और उनको फॉलो करके क्या देखना चाहिए कि कोई चेंजेस है या नहीं है। अगर चेंजेस हो रहे हैं तो करंट ईयर में भी ऑब्वियसली हमें टेस्टिंग को परफॉर्म करना ही करना है। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 3 साल में एक बार क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 3 साल में एक बार परफॉर्म करने की बजाय इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसको 3 साल में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल जो है एफिशिएंटली क्या होता रहे, ऑपरेट होता रहे, और ऑडिटर को भी कोई परेशानी ना आए। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर प्लेस करने की बजाय, प्रीवियस ईयर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर प्लेस करने की बजाय, इस तरह से हम ISA 330 की रिक्वायरमेंट्स को देख के कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं। आज ये हमने जाना ISA 330 के बारे में, तो ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क, मतलब इसमें मेनली हमने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताया है। अब हम जैसे कि हमने डिसाइड किया, साथ में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया करेंगे। सो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स के बारे में हम जानेंगे। डेटा एनालिटिक्स हमें पता ही है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग द पैटर्न, डेविएशंस एंड इनकंसिस्टेंसी एंड एक्सट्रैक्टिंग अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द डाटा ऑफ अंडरलाइन और रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर। किसके थ्रू, ऑफ एन ऑडिट थ्रू एनालिसिस, मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। मीन्स आज के टाइम में क्या हो गया है, लोग ज्यादा डेटा एनालिटिक्स को यूज करने लगे हैं। तो डेटा एनालिटिक्स, पहले हमने बताया कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, कैसे ऑडिट में हेल्प कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, साइंस एंड आर्ट होती है किसको डिस्कवर करने की, कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, कोई डेविएशंस तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस। किसके लिए करते हैं हम, फॉर परफॉर्मिंग एंड प्लानिंग दी ऑडिट, ऑडिट के लिए करते हैं।
डेटा एनालिटिक्स कैसे हेल्प कर सकता है हमें ऑडिट के टाइम में? सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया, डेटा एनालिटिक्स कैन अलो द इंटेरोगेशन ऑफ द 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अ पॉपुलेशन वेयर द डेटा सेट इज कंप्लीट एंड कैन बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, डेटा एनालिटिक्स में ये नहीं है, अब हम मैनुअल अगर ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम सारे के सारा डाटा नहीं देख सकते। एक ह्यूमन बींग के लिए नहीं पॉसिबल है कि वो सारे के सारे डाटा को देख पाए कि वो सही है या नहीं। तो डेटा एनालिटिक्स में लेकिन क्या होता है, हम 100% ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो ऑडिटर का जो डेटा होता है वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट होता है। तो डेटा एनालिटिक्स कैन अलाउ द इंटेरोगेशन ऑफ द 100% ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ पॉपुलेशन वेयर द डेटा सेट इज कंप्लीट एंड कैन बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर को प्रोवाइड किया जा सकता है। एसेंशियली डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोग्रेशन फॉर्म यूजिंग द कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टू परफॉर्म द एनालिटिक प्रोसीजर। ये मतलब क्या कह रहा है, एक कंपैरिजन कर रहा है कि हम जो कंप्यूटर की हेल्प से ऑडिट टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं, डेटा एनालिटिक्स उसका प्रोग्रेशन वर्जन है। तो डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोग्रेशन फ्रॉम यूजिंग द कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टू परफॉर्म द एनालिटिक प्रोसीजर। डेटा एनालिटिक्स ऑडिट क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता है, ये देखते हैं। देखो अभी जैसे मैंने बताया कि डेटा इसमें 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, एक बारी में हो जाती है, अलो करता है डेटा एनालिटिक्स। तो एज देयर इज अ पोटेंशियल टू ऑडिट 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन, डिटेक्शन रिस्क इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली अब मैंने क्या कहा है कि मैं एक ह्यूमन बींग है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक रिस्क को देख पाए, वो 100% ऑफ डाटा को देख पाए। लेकिन डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से क्या हो सकता है, 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, हम देख सकते हैं उसको, डेटा को देख सकते हैं। तो एज देयर इज अ पोटेंशियल टू ऑडिट 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन, डिटेक्शन रिस्क इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। सेकंड वन क्या कह रहा है, ये ऑडिट प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म मोर क्विकली रिजल्टिंग इन मोर टाइम बीइंग अवेलेबल टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑब्वियसली अब इसमें क्या हो जाता है, हम ऑडिट प्रोसीजर है वो जल्दी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारे पास टाइम तो बचा, क्योंकि ऑडिट का तो एक सिग्निफिकेंट मीन्स ऑडिट के लिए तो एक टाइम होता है कि हमें इतने टाइम में इस काम को करना है। लेकिन अगर हम ऑडिट प्रोसीजर जल्दी परफॉर्म कर लेंगे तो जो अवेलेबल टाइम है हम किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो नहीं है। तो हम एडिशनल टाइम किसको डिवोट कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को देखने के लिए। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं, देयर इज लाइकली टू बी अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन द ऑडिट फर्म एंड द ऑडिट committee during the year, which is likely to be result in the firm understanding knowledge of the business being updated on a regular basis as compared with the traditional year-end audit where the understanding is updated during the planning stage. Obviously अगर मैं एक मैनुअल ऑडिट को परफॉर्म कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होएगी, मेरी ऑडिट कमेटी के साथ बात कब होएगी, साल में एक बार होएगी या 2 बार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रही हूँ तो मुझे रेगुलर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी अपने क्लाइंट से। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो उनकी ऑडिटर फर्म के बीच में, ऑडिट फर्म के बीच में, ऑडिट कमेटी के बीच में क्या है, ग्रेट इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से फर्म, जो ऑडिट फर्म की है, वो नॉलेज जो उनके बिजनेस है, क्लाइंट का बिजनेस है, उसके बारे में अपडेट होती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, एज कंपेयर विद द ट्रेडिशनल ईयर एंड ऑडिट वेयर द अंडरस्टैंडिंग इज अपडेटेड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। जहाँ पे जो ट्रेडिशनल ऑडिट हुआ करती थी, वहां पे सिर्फ एक प्लानिंग स्टेज के टाइम पे ही हम ऑडिटर के बारे, सॉरी, क्लाइंट फर्म के बारे में जान सकते थे। तो इसकी डेटा एनालिटिक्स से बहुत सारी चीजों में एक ऑडिट को इजी बनाने में हेल्प किया है। तो दिस मीन्स द ऑडिटर इज मोर लाइकली टू इश्यू एन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑब्वियसली तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ऑडिटर क्या कर पा रहा है, एक ऑडिट ओपिनियन जो इश्यू कर पा रहा है वो एप्रोप्रिएट कर पा रहा है। सो डेटा एनालिटिक्स हमने जाना, डेटा एनालिटिक्स के मेन जो यूज हमने ऑडिट में जाना, ऑडिट में कैसे यूज है कि हम 100% ऑफ ट्रांजेक्शन को इसमें यूज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा क्या जाना हमने, ऑडिट प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, तो बचा हुआ टाइम हम किस पे लगा सकते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन को जानने में जहां पे कोई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अराइज ना हो रहा। थर्ड वन हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल ऑडिट में क्या हुआ करता था कि हम बिजनेस के बारे में, जो क्लाइंट के बारे में है, एक साल में एक ही बार जान पाया करते थे, जबकि ड्यूरिंग दी प्लानिंग स्टेज। जबकि हम डेटा एनालिटिक्स में क्या कर सकते हैं, ऑडिट फर्म और ऑडिट क्लाइंट, ऑडिट कमेटी ड्यूरिंग द ईयर क्या कर सकते हैं, ग्रेट इंटरेक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से फर्म की नॉलेज जो बिजनेस के बारे में वो अच्छी डेट होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। सो आज हमने डेटा एनालिटिक्स के बारे में जाना, एंड सेकंड वन हमने जाना ISA 330।
सो इसके अलावा आई थिंक 1 और 2 ISA जो है हमारे वो इम्पोर्टेंट रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। एंड हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी 3 to 4 आई थिंक हो चुके हैं। एक दो हम उसी के साथ कवर कर लेंगे, ISS के साथ। इसके बाद हम करेंगे 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कवर, एंड 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन आई थिंक आपका अच्छे से आ गया है आपको। सो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।